एडिटर नरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश जी, अगर आंध्र को समझे तो वाईएसआरसीपी, क्या बीजेपी को इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा कि भाई वो कितनी सीटें जीत रही है कितनी नहीं? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि संसद में मुझे याद नहीं कि बीजेपी ने किसी बिल को इंट्रोड्यूस किया हो और वाईएसआरसीपी ने उसका विरोध किया। बिल्कुल आपने सही कहा विजेंद्र, और साथ में आपने एक बड़ी लाइन कही थी कि जो दक्षिण को जीतेगा, जो दक्षिण का द्वार खोलेगा, वही केंद्र में सत्ता पे बैठेगा। और आज उन्हीं दक्षिण भारत के राज्यों में भी चुनाव है, उत्तर के कुछ राज्यों में भी चुनाव है, लेकिन जहाँ तक आपने आंध्र प्रदेश की बात की है 25 सीटों पे जहाँ चुनाव हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है इसमें कि कुछ हासिल किया जाए। हालांकि ज़्यादा कुछ अभी तक मिला नहीं है, लेकिन कुछ भी मिलता है तो वो भाजपा के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और भाजपा उन्हीं, जो हम लगातार पहले भी कह रहे थे कि जो 400 सीटों की बात कर रही है, उन 400 सीटों का लक्ष्य इन्हीं छोटे छोटे, जो कह सकते हैं कि जीत के माध्यम से वो उन्होंने लक्ष्य दिया है। तो आंध्र प्रदेश क्या जो है भाजपा के लिए सफलता लेके आएगा, ये देखना होगा। जहाँ तक आपने पार्टियों की बात की तो ये सही है कि भाजपा की कोशिश हालांकि रही कि जगह जगह जहाँ भी लोकल पार्टी है जिनका प्रभुत्व है उनसे अलायंस किया जाए। अलायंस में तो सफलता मिली है, लेकिन वहाँ उनको सीटें जो है वो ज़्यादा नहीं मिल पाई। तो जो सीटें मिली है वो भी, जैसे आपने कहा था अभी माधवीलता के लिए कि खोने को कुछ नहीं है, तो ऐसा ही भाजपा के पास भी उन जहाँ पे खाता नहीं खुला वहाँ खोने को कुछ नहीं है। जो कुछ मिलेगा, 1 सीट 2 सीट 5 सीट जहाँ कुछ मिलेगा वो सब फ़ायदे में रहेगा। लेकिन जहाँ तक आज की बात करें हम चुनाव की, तो अभी आपने 2 नाम लिए थे, कुछ देर पहले आपने अखिलेश यादव का नाम लिया था, इसके अलावा हैदराबाद की चर्चा आपने की थी। ये हैदराबाद के परिणाम के बारे में जब कुछ देर पहले माधवीलता ने कहा था, अगर वहाँ उलटफेर होता है तो हमें मान के चलते हैं कि इस लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर कहा जाएगा। क्योंकि अगर हैदराबाद जो सीट है, जैसे आपने पहले भी बताया था कि पिछले 10 चुनाव से 1984 से बात करें तो ओवैसी फैमिली ही राज करती है। पहले ओवैसी के जो पिता थे सलारुद्दीन, वो 6 बार वहाँ पे एमपी रहे, 4 बार खुद जो है अजदुद्दीन है वो एमपी रहे, 5वीं बार जीत की कोशिश कर रहे हैं। तो एक सीट पर अगर इतने सालों से पिता के बाद पुत्र कब्जा रखते हैं तो इसके पीछे कोई तो कारण होगा। नहीं, लेकिन नरेश जी मेरा सवाल ये है कि भाई अमूमन कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां कहती है कि AIM दरअसल ये बीजेपी की बी टीम है। बिल्कुल, मैं उसी और वोट कटा हुआ है। अब मेरा सवाल यह है कि माधवीलता को हाईलाइट इतना इसलिए किया गया कि भाई ये बता दिया जाए कि देखिए हमने कैंडिडेट को उतारा, क्योंकि माधवीलता इससे पहले कोई चुनाव लड़ी नहीं है, तो वो कवर दिया गया असदुद्दीन ओवैसी को, या वाकई में कांटे की टक्कर मिलाया गया? देखिए, वो कवर तो नहीं मिला है, भले ही जो है ना विपक्षी पार्टी कहें कि ये भाजपा की बी टीम है, और कई बार ऐसे बयान आते हैं जिसमें चर्चा रहती है, सोशल मीडिया पे चर्चा रहती है। लेकिन जिस तरह से माधवीलता ने चुनाव लड़ा है, अभी आपने सुना, पढ़ी लिखी ओवैसी से ज़्यादा है, संपत्ति ओवैसी से ज़्यादा है, चर्चा में भी कम नहीं है। और जो 3 तलाक का मुद्दा उन्होंने लगातार वहाँ उठाया था, वहाँ पे जो उन्होंने उसके बाद जो फैसले के बाद भी वहाँ की जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं खासकर, उनसे जब उन्होंने संवाद किया था तब ये मुद्दा उठा था। अच्छा, आप जो बात पहनना इत्तेफाक है, पूरी बीजेपी भगवा रंग में है और माधवीलता हरी साड़ी में इत्तेफाक है। आपने अब एक शब्द कहा था कि साथ साथ चलेंगे तो जीतेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसका पीछे कारण है। वहाँ का वोट बैंक देखेंगे तो हैदराबाद में कैसे मोतियों का शहर है वो, तो वहाँ पे 60% मुस्लिम वोटर है, 40% अदर्स की बात कर लिया, हिंदू वोटर की बात कर लिया। साउथ के साथ साथ अगर बात करें तो देखिए जम्मू कश्मीर की भी अहम तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे थे विजेंद्र, क्योंकि बहुत अहम है, बहुत लड़ाई लंबी लड़नी पड़ी है 370 हटने के बाद से भी, उसके बाद भी कितनी लड़ाई लड़ने लगी, कितनी बयानबाजी, लेकिन जो तस्वीर बदली हुई कश्मीर की नजर आई वो बहुत ही मैसेज भी दे रही है और लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रेरित कर रही है कि देखिए पहले क्या था और आज क्या है। लेकिन वहां की राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करें तो उसमें वोटिंग परसेंट बढ़ना जरूरी, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि बहुत कम परसेंट रहा है और अब उसे बढ़ाने के लिए भी जनता कितना आगे बढ़। लेकिन वहां श्वेता एक सवाल खड़ा हुआ, सवाल ये खड़ा हुआ कि भाई अगर बीजेपी वाकई में इतनी आश्वस्त है कि 370 हटने के बाद वहां की फिजा बदली है, 35A हटने के बाद वहां की फिजा बदली है, वहां डेमोक्रेसी मजबूत हुई, तो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? ये एक सवाल वहां उठा है। और नरेश जी हमारे साथ। नरेश जी, श्रीनगर दिल कहते हैं जम्मू कश्मीर का, और उस दिल के अंदर अगर बीजेपी कमल नहीं खिला रही और कमल उतर नहीं रहा, तो
तो क्या ये संदेश वहां गया नहीं है कि भाई बीजेपी खुद को लेकर आश्वस्त नहीं है जम्मू कश्मीर में, चाहे 370 को हटाया हो, चाहे वहां अलग तरीके के बदलाव किए? देखिए, जम्मू कश्मीर का जो उदाहरण है विजेंद्र, बिल्कुल अलग तरह का है। वहाँ कहते हैं कि जमहूरियत का जश्न होना चाहिए और ये मतदान यहाँ कराना, ये सबसे बड़ी बात है। कौन जीता है, क्योंकि हर जो क्षेत्र है उसकी अपना एक राजनीतिक समीकरण होता है, अपना एक वोट बैंक होता है। उस वोट बैंक के आधार पर पार्टियाँ तय करती है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद वहाँ खुद जीतने की बजाय ये ज़्यादा रहा होगा कि जो उन्होंने फैसला किया, चाहे 370 का जो उन्होंने फैसला किया, वो फैसला जनता को पसंद है और जनता वोट करने के लिए निकले, ये उनका मकसद रहा होगा। और इसी कारण शुरुआत ही अच्छी होती है, अहम चेहरे नजर आते हैं तो आम जन भी मोटिवेट उससे होता है कि जब सुबह से खास चेहरे नजर आ रहे हैं, खास चेहरे पहुंच रहे हैं, तो आम जन क्यों नहीं। क्योंकि जैसा कि माधवी लता ने भी कहा कि आपके पास पैसा नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन जब वोट का अधिकार है तो वो बहुत कुछ बदल सकता है, वो बड़े बदलाव कर सकता है। और उस बदलाव का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको वोट कास्ट करने पहुंचना होगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैं दरअसल आंध्र प्रदेश की कडप्पा लोकसभा सीट से। कांग्रेस से शर्मिला रेड्डी मतदान करने पहुंची है, मत का इस्तेमाल करने पहुंची है। बिल्कुल। और वाईएसआरसीपी से यहां अविनाश रेड्डी हैं, जबकि टीडीपी से भूपेश रेड्डी मैदान में हैं और कांग्रेस से हैं शर्मिला रेड्डी जो मत का इस्तेमाल करने पहुंची हैं। और पोलिंग बूथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन नरेश जी, श्रीनगर पर आप बता रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुलाम नबी आजाद की जो डीपीएपी है उसको बीजेपी ने वहां समर्थन दिया हो कि चलिए आप राज्यसभा से बाहर हुए, प्रधानमंत्री मोदी आपके लिए दिल से जुड़े हुए हैं, तो हम यहां जुड़कर काम कर लेते हैं। वैसे भी वहां बिना अलायंस के बीजेपी मजबूत होगी, ये कहना मुश्किल है। देखिए, वहाँ के जो समीकरण, जैसे मैंने कहा श्रीनगर सीट पे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का खुद का इतना वोट बैंक नहीं है विजेंद्र कि वो जीत हासिल करे। हालांकि अगर हम जम्मू क्षेत्र की बात करें, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में हिंदू बाहुल्य वोटर्स के कारण से, तो वहाँ पे वो जीतते रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। और जहाँ तक मुझे ध्यान है कि जब इस बारे में पूछा भी गया था भाजपा के नेताओं से कि भाई अपना उम्मीदवार खड़ा क्यों नहीं कर रहे, तो बिल्कुल राजनीतिक बयान जिसको कह सकते हैं मजबूत, कि हम चुनाव नहीं दिल जीतना चाहते हैं। और यही कारण है संभवतः कि वहाँ पे कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। लेकिन बड़ी चीज़ जो मैंने कहा और आपने भी कहा कि सभी देशवासी ये चाहते हैं कि और जो प्रदेशों में मतदाताओं की जो कतारें हैं, वैसी कतारें जम्मू कश्मीर में भी दिखनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पे जिस तरह के कोई फैसले हुए हैं, वहाँ पे इस बात की ज़रूरत भी है कि जनता बिल्कुल पूरी तरह से ज़्यादा वहाँ पे वोट करे। लेकिन नरेश जी, क्या बीजेपी की रणनीति हो सकती है कि बीजेपी चाहती हो कि आपने जो लाइन कही कि भाई पहले दिल जीतना जरूरी है, बीजेपी इसलिए पीछे वहां रही हो कि भाई चलिए, क्योंकि बीजेपी अगर वहां चुनाव फाइट करती है और जीतती है तो वहां एक अलग तरीके का माहौल हो सकता है कि दूसरी तरफ से बनाया जाए, और जिन गतिविधियों को रोका गया वो गतिविधियां बढ़ती नजर आए। इसलिए शायद बीजेपी चाह रही हो कि जिनकी विचारधारा हमसे जुड़े वो अगर वहां जीत जाते हैं तो हम वहां बिना लड़े भी जीत सकते हैं। देखिए, वहाँ की अगर हम बात करें तो ये दो तरह की एक अलगाववादी ताकतें भी होती हैं। भले ही अब वो चेहरे सामने नहीं आ रहे हैं, उन जो चेहरे हैं उनको धीरे धीरे वहाँ से हटाया गया है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो भले ही सामने ना आए, लेकिन वहाँ के लोग जो फैसले हुए हैं उनकी हो सकता है मुखालफत करें। और इसी कारण से ये हो कि भाजपा को भी ये लगा हो कि वहाँ अभी हम जीतने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि हर फैसले का विरोध भी होता है, उसका पक्ष भी लिया जाता है। लेकिन जो आप श्रीनगर क्षेत्र की बात करें, वहाँ पे अभी भी ऐसा लगता होगा, और भाजपा अभी मजबूत नहीं है, इसमें मानने में कोई दो राय नहीं है, खासकर उस सीट को लेके। तो इसी कारण से ये एक राजनीतिक फैसला है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे भाजपा कैंडिडेट खड़ा करती है और वो कैंडिडेट हार जाता है तो फिर संदेश अलग जाता है, और फिर इस तरह का प्रचार भी किया जाएगा, हो सकता है भविष्य में कि जो फैसला भाजपा ने किया था, केंद्र सरकार ने किया था, उससे लोग खुश नहीं है, इसलिए उसको जोड़ के देखा जा सकता है। लेकिन नरेश जी, चलिए जम्मू कश्मीर उम्मीद करते कम से कम जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, वोटिंग परसेंट बहुत अच्छा वहां पर आए। लेकिन दूसरे राज्यों का रुख करके हम एक एक राज्य पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश 13 अहम सीटें, जहां पर अखिलेश यादव की भी आज जीत हार जनता तय कर देगी। कन्नौज सीट से, लखीमपुर खीरी अहम सीट है, शाहजहांपुर हरदोई तमाम अहम सीट से जहां पर आज चुनाव होना है। लेकिन उत्तर प्रदेश की भूमिका लोकसभा में हमेशा अहम रही, क्योंकि 80 सीटें इस राज्य से, 13 अहम सीटें।
आज चौथे चरण को लेकर क्या नजर आता जो यूपी जीतता है वो देश जीत जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर पार्टी की कोशिश रहती है कि यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते, और खासकर विपक्ष की कोशिश इस बार ये रहेगी कि ज़्यादा सीट तो नहीं जीत पाए लेकिन भाजपा को ज़्यादा सीट जीतने से रोके, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे भाजपा ने कह सकते हैं कि बल्क में जो सीटें जीती उसके आधार पे ही वो एक बड़ा बेस है। जो अब लगातार हिंदी पट्टी की बात करते हैं हम, जिसमें राजस्थान को भी शामिल करते हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं और सबसे ज़्यादा। और जो 2 सीटों की आपने बात की है, आपने अखिलेश यादव की बात की है, आपने टनी की बात की है, दोनों ही सीटें लखीमपुरी खीरी और कन्नौज ये महत्वपूर्ण सीटें हैं। कन्नौज की जहाँ तक बात है, जैसे अभी हम कुछ देर पहले हैदराबाद की चर्चा कर रहे थे कि हैदराबाद में ओवैसी फैमिली है, उनका कब्जा रहा है, ऐसा ही कन्नौज का है। वहाँ पे यादव फैमिली का जो है कब्जा रहा है हमेशा, मुलायम सिंह, फिर अखिलेश यादव, फिर अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव, यानी एक परिवार का वहाँ पे रहा है। और मुझे जहाँ तक ध्यान है कि अगर पिछले 6-7 चुनाव की बात करें तो 2019 का चुनाव छोड़ दे, जहाँ डिम्पल जो है वो बहुत कम, शायद 10-12 हज़ार वोटों से वो चुनाव हारी थी, उसको हम छोड़ दें तो यादव फैमिली का रहा है। पहले मुलायम सिंह जीतते थे, फिर अखिलेश यादव वहाँ जीतते रहे। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बन गए थे तो फिर उन्होंने वो सीट छोड़ी थी, फिर उपचुनाव हुए थे तब डिम्पल वहाँ पर जीती थी। तो पिता पुत्रवधू ये एक फैमिली की जो सीट है। अब जो इस बार कन्नौज सीट है वो अखिलेश यादव ने फिर से लड़ने का फैसला किया। उसके पीछे एक राजनीतिक कारण भी है। राजनीतिक कारण ये है कि अगर मुलायम सिंह की परंपरागत सीट अगर हम बात करें वहाँ पे, तो उन्होंने उनकी पुत्रवधू डिम्पल को खड़ा किया था, जिसका पिछले चरण में चुनाव हुआ था। और ये काफ़ी, चूँकि ये जो सीट है कन्नौज की सीट, ये कुछ चुनौतीपूर्ण इसलिए बन जाती है क्योंकि पिछला चुनाव डिम्पल यहाँ से हार गई थी 2019 की बात करें वहाँ पे। तो अब अखिलेश चाहते हैं कि जो उनकी फैमिली की सीट रही है, जो परंपरागत सीट रही है, जहाँ से यादव पॉलिटिक्स का एक बड़ा मैसेज दिया जाता है, कम से कम उस सीट पे उनका कब्जा रहे। इस कारण से वो खुद मैदान पे आए हैं। करीब 12 साल बाद जो है, मुझे जहाँ तक ध्यान है, 12 साल बाद अखिलेश जो है वो इस सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ का जो कह सकते हैं जो संदेश जाएगा, वो संदेश जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, जिसमें आगे जो सीट बची है उसको लेके भी జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వచ్చే తరాలకి ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్గా మనం ఉన్నాం అనే మెసేజ్ని మనం కూడా అందజేయడం జరుగుతుంది. సో అందరూ వచ్చి ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. बिल्कुल नरेश जी, आप अपनी बात पूरी। बिल्कुल, देखिए MY फैक्टर की बात लगातार हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, और MY फैक्टर दोनों दलों के लिए अलग अलग है। सपा के लिए जो अलग फैक्टर है, बीजेपी के लिए यही MY अलग फैक्टर है। क्योंकि अगर हम सपा के लिए बात करें तो सपा मुस्लिम और यादव इसको मानती है, और भाजपा है वो मोदी और योगी को मानती है। तो ये जो फैक्टर है कितना कारगर किस पार्टी के लिए होता है महत्वपूर्ण है। एक दूसरा जो इस बार जो हमें अंतर दिखाई दे रहा है, इस बार सपा और कांग्रेस है वो मिलके चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस तो हालांकि कुछ सीटों पे सीमित है, लेकिन ऐसे में ये कोशिश की गई है कि जो वोट बैंक बढ़ता है उसको रोका जाए। लेकिन यहाँ पे एक जो बड़ा फैक्टर, अभी आपने कहा था विजेंद्र कि ओवैसी को जो है वो भाजपा की बी टीम कहा जाता है, वैसे ही यूपी में भी एक पार्टी है बसपा। इसको भी कहा जाता है कि भाजपा की बी टीम है, और किस उम्मीदवार को खड़ा करना है, कहाँ कौन होगा, ये मायावती नहीं बीजेपी ऑफिस से तय होता है, ऐसे आरोप लगते हैं। इंटरेस्टिंग है नरेश जी, क्योंकि हम सीटों का जब विश्लेषण कर रहे थे बताएंगे, लेकिन गिरिराज की सीट भी महत्वपूर्ण है। हम यूपी का जिक्र कर रहे थे, आंध्र को देखिए, यहाँ पर जगनमोहन रेड्डी वो अपनी वोट कास्ट कर चुके हैं, कडप्पा से वोट कास्ट किया है उन्होंने, और उसके बाद मीडिया से भी बातचीत वो करेंगे, वो सुनाएंगे। लेकिन आप जिस का जिक्र करें, हमने जिन सीटों को उठाया नरेश जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि बसपा ने बहुत सोशल इंजीनियरिंग के साथ कैंडिडेट को उतारा है। उसमें दोनों चीज़ें हैं, एक वहाँ विनिंग परसेंटेज खुद का बढ़ाना, और दूसरा सपा को मैक्सिमम वहाँ पर डैमेज करना। ये तो रहा है, लेकिन मेरा सवाल कांग्रेस से जुड़ा भी आपसे है कि भाई एक दौर में नेहरू यूपी से निकले, फिरोज गांधी यूपी से निकले, इंदिरा गांधी की कर्मभूमि वही रही, राजीव गांधी की रही, सोनिया गांधी की रही, राहुल गांधी की रही, और उसके बावजूद आज कांग्रेस वहां 1 या 2 सीटों को छोड़ दे तो जद्दोजहद इसको करने में लगी है कि भाई कौन सी सीट हम जीत सकते हैं। तो जो कांग्रेस का पतन हुआ, क्या वहीं से सपा और बसपा की शुरुआत हुई? दौरों के दिन तो लग चुके हैं विजेंद्र, अब वो दौर नहीं रहे, वो दौर हमने खत्म होते देखे हैं।
पुरानी पीढ़ियाँ जो हमसे पहले की पीढ़ी थी उन्होंने देखा होगा कांग्रेस का किस तरह से वर्चस्व रहा, लेकिन लगातार जो आपने कहा कि एक समय तो ऐसा था पूरे देश में कांग्रेस ही थी, कांग्रेस के अलावा कोई था ही नहीं, लेकिन पतन क्यों हुआ है इसमें तो खुद राहुल गांधी कह देते हैं कि हाँ भाई कांग्रेस से गलतियाँ हुई थी। मैं मानता हूँ उन गलतियों का खामियाजा भुगत रही है। और जो आपने कहा कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में टुकड़े नहीं हुए थे, जो उत्तर प्रदेश तब उत्तराखंड भी उसमें शामिल था, उस समय के दौर में कांग्रेस राज करती थी। आज ये स्थिति है कि राहुल गांधी कभी अमेठी कभी रायबरेली, या कांग्रेस 1-2 सीट की कैसे भी 1-2 सीट जीत जाए, छोड़ के वायनाड तक चले गए। बिल्कुल वायनाड भी गए हैं। तो इसका कारण यही है कि गलतियां समय समय पर रही और उन गलतियों का जो फ़ायदा है वो बाद में वहाँ की जो खासकर और जो क्षेत्रीय पार्टियां पनपी, चाहे सपा की बात करें, बसपा की बात करें, इन्होंने जातिगत समीकरण का फ़ायदा उठाया वहाँ पे। और देखिए उत्तर प्रदेश का समीकरण तो ऐसा है, राहुल गांधी ने अच्छा किया कि भाई वो वायनाड गए, वायनाड नहीं जाते तो संसद नहीं पहुंच पाते वो। लेकिन एमवाई फैक्टर को यूपी में आप कैसा देख रहे हैं? मैं एमवाई का मतलब सपा और बसपा के लिए मुस्लिम और यादव बोल रहा हूं, और बीजेपी के लिए भी एमवाई फैक्टर है, मोदी और योगी। तो एमवाई फैक्टर किस तरीके से काम करेगा इन 13 से? ये बात आपने सही कही कि एमवाई फैक्टर है, दोनों के लिए अलग अलग है। लेकिन जहाँ तक वायनाड की बात है, एक लाइन में पहले वो बात कंप्लीट कर दूँ मैं अपनी। हर कोई बड़ा नेता है वो और उसकी पार्टी चाहती है कि वो बड़ा नेता जीते, कहीं से भी जीते, कैसे भी जीते। ये एक राजनीति का दस्तूर है। और कई बार हमने देखा है कि कई बड़े नेता है वो अलग अलग राज्यों से भी लड़े हैं। हम स्वर्गीय जसवंत सिंह की बात करें, दार्जिलिंग से चुनाव जीत गए थे, राजस्थान के अपने क्षेत्र से कभी नहीं जीत पाए थे क्योंकि उनको टिकट नहीं मिली थी, और जब लड़े उन्होंने चुनाव हार गए थे। प्रधानमंत्री खुद तो बिल्कुल ऐसा से और बनारस से चुनाव बिल्कुल अलग अलग से इसलिए लड़ते हैं कि पार्टी चाहती है कि उनका नेता जो है वो जो सबसे बड़ी पंचायत है उसमें प्रतिनिधित्व जरूर करे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। जब आपने यूपी की बात की तो यूपी में कांग्रेस खत्म सी हो गई थी, अब कोशिश कर रही है फिर से कि किसी भी तरह समझौता कर ले, 2-4 सीटें हमें दे दे, उन 2-4 सीटों में से हम एक आधी जीत जाए तो हमारे हो कि भाई हम फिर से बिल्कुल। इस बीच अहम तस्वीरें भी है, चंद्रबाबू नायडू पहुंचे हैं वोट करने के लिए गुंटूर से, ये तस्वीरें। हाँ, जगनमोहन रेड्डी जिनसे बातचीत करने की मीडिया बातचीत कोशिश कहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ। क्या कहेंगे सुनिए सर। You have seen the governance. You have seen the governance. And if you think that you have benefited from this governance, then vote for that governance which would lead to a brighter future. What should the voters vote for? That is like the issues. What are the issues? That's exactly what I'm saying. They have seen the governance for the past 5 years. And if this governance is to continue for their better good, then vote for that governance. दरअसल आंध्र के अंदर न सिर्फ लोकसभा का चुनाव बल्कि विधानसभा का भी चुनाव, और जगनमोहन रेड्डी को इतना भरोसा था कि उन्होंने 6 महीने पहले वहां चुनाव कराने का ऐलान किया। हालांकि वहां जिस तरीके से अलायंस बने श्वेता, उसके बाद जगनमोहन रेड्डी को भी एहसास हुआ कि शायद जो जल्दी चुनाव करा गए ऐसा ना हो कि वहां परिवर्तन की बयार बहने लगे, और इसलिए 3000 किलोमीटर से ऊपर उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की और वो सड़कों पर निकले, और सड़कों पर निकलकर यात्रा के जरिए ही वो कुर्सी तक पहुंचे थे। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, मुकाबला वहां कांटे का है, दोनों के ही चेहरे वहां मजबूत चेहरे, और वो भी लगातार ये सोच रहे हैं कि इस बार शायद वहां परिवर्तन की बयार बहे और चंद्रबाबू नायडू फिर से सत्ता में आए। ये जनता को तय करना है, क्योंकि वोट वहां विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए पड़ रहे हैं। बिल्कुल, और इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि यहाँ पर वाईएसआरसीपी जरूर प्लस रही है हमेशा से, लेकिन इस बार बोला तो यही जा रहा है कि बीजेपी भी टक्कर दे रही है, नेक टू नेक बैटल इस बार ये हो सकता है। लेकिन अब तो ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन दोनों ही यहाँ पर हो रहे हैं और दोनों में ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर वोटर्स की। अच्छा, बीजेपी के लिए दोनों में नुकसान नहीं, क्योंकि टीडीपी एनडीए का हिस्सा और दूसरे वाईएसआरसीपी वो बीजेपी से अलग खुद को लोकसभा में नहीं देखती है। तो वहां कौन जीतेगा कौन हारेगा वो लोकल इशू हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए बड़े
कैनवास पर अगर देखें तो प्लस ही है, बहुत ज्यादा नुकसान बीजेपी के लिए वहां नहीं है। हालांकि हर पार्टी चाहती है कि भाई उसका वोटिंग परसेंटेज बढ़े, उसकी सीटें बढ़े, वो सत्ता में आए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सत्ता में जा नहीं आ सकते, वहां सत्ता में जो बैठे हैं वो कम से कम उस पार्टी को सपोर्ट करो। और आपको ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे वहां आंध्र, तो जगन मोहन रेड्डी जब पहली बार उनसे मिले थे तो उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। बिल्कुल। और उसके बाद वहां संदेश अलग था। कहते कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों अलग अलग होते हैं, इसमें वोटर्स की सोच अलग होती है, लेकिन जहां पर दोनों एक साथ वोट कास्ट करने जाना हो तो वोटर्स को भी देखना होगा कि क्या वाकई में इसी विचार के साथ वो पहुंचे हैं या फिर वहां जाने के बाद मैंडेट कुछ और हो जाता है या सोच कुछ और हो जाती है। बहरहाल एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। नरेश जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हम तस्वीरें आपको आगे भी दिखाते रहेंगे क्योंकि ये अहम तस्वीरें हैं जब चंद्रबाबू नायडू वोट कास्ट करने यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने वोट डाला है। क्या कुछ कहते हैं बाहर आकर मीडिया से बात करने के दौरान, क्योंकि आंध्र प्रदेश से बेहद अहम चेहरा ये रहा है जिसे नॉर्थ में भी बहुत पहले से ही सब बहुत पहचानते हैं और रणनीति को भी देखा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग कांग्रेस के लिए है कि जो भी पार्टियां उनसे निकलकर बनी है सब में कांग्रेस है। वाईएसआर सीपी में कांग्रेस है, तृणमूल में कांग्रेस है, और यही कांग्रेस की मुसीबत है कि मूल जो कांग्रेस है वो सिमटती चली गई और जहां जहां कांग्रेस का विघटन होकर क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ वहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूती से आगे बढ़ती हुई नजर आई। और यहां टीडीपी हो या वाईएसआर सीपी हो, मुकाबला है। और जनता के लिए एक राहत तो यह है कि क्या वाकई में जनता विधानसभा के लिए अलग वोट डालेंगे और लोकसभा के लिए अलग, क्योंकि वहां लोकसभा में भी श्वेता जो मुकाबला है वो मूल रूप से वाईएसआर सीपी और टीडीपी के बीच ही है। बीजेपी वहां किस्मत आजमा रही है, बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं। वोटिंग परसेंटेज भी अगर बढ़ा तो वो मान लेगी कि हाँ मजबूत काम किया। हालांकि जैसे कि नरेश जी ने भी कहा कि दक्षिण के द्वार को खोले बिना एक काम नहीं हो सकता, वो काम है 400 पार का। हो सकता है सत्ता में वो आ जाए क्योंकि उत्तर में बहुत मजबूत। लेकिन विजेंद्र, इसके लिए जरूरी ये भी होगा कि पिछली बार 300 पार था, इस बार 400 पार का लक्ष्य है, यानी कि जो अपने पास है वो बना रहे और जो पिछली बार नहीं मिल पाया वो अपने साथ आ जाए, तब तो ये 400 पार का लक्ष्य पूरा होगा। जहां पर खोने के लिए कुछ नहीं है वहां पर ही मिलना जरूरी है, और जहां पर अपने पास है वो साथ रखना वो बड़ा चैलेंज रहेगा कि क्या वाकई में वो सीटें वापस जीत कर आए जिसमें एक भी कम ना हो पाए, तब तो ये बड़ा लक्ष्य रहेगा जिसे पाने में। और ये हैदराबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और कतार में खड़े होकर वोट कास्ट कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब वोट डालने पहुंचे हैं, 4 बार के सांसद हैं, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। और ये सीट वो सीट है जहां से असदुद्दीन ओवैसी भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की श्वेता जो नजर है वो दरअसल सिर्फ इस सीट पर नहीं, वो चाहते हैं कि जहां जहां मुस्लिम वोटर्स बाहुल्य सीटें हैं, आप सोचिए देश के अंदर 63 सीटें तो ऐसी हैं जहां 30% से मुस्लिम हैं, ज्यादा हैं, और 100 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम डिसाइडिंग फैक्टर हैं। और सोचिए अगर वहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर भरोसा हो जाए, क्षेत्रीय पार्टियों से भरोसा हट जाए, जैसे सपा से उत्तर प्रदेश में, बाकी जगह पर कांग्रेस में, तो ये चेहरा मजबूत विपक्षी चेहरा हो सकता है। ये सपना देखा जा रहा है। हालांकि यहां पर जो कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से उतारी गए हैं उन्होंने इनके पसीने थोड़े छुड़ाए हैं। बिल्कुल, और कड़ी टक्कर देते हुए वो नजर भी आ रही हैं। वाक पाठुता जिस तरह से है वो नजर आता है कि भाई आप सवाल करिए, पहली बार ये मत कहिए कि पहली बार का कैंडिडेट, क्योंकि उनको बहुत हल्के में लिया जाता है। जो पहली बार चुनाव में लड़ते वो भी उनके सामने जिनका परिवार ही लगातार उस सीट पर 1984 से जीत कर आ रहा हो, तो लंबे वक्त से जिसका राज रहा हो उसे हराने के लिए एक महिला का आना, वो भी पहली बार जो चुनाव लड़ रही हो, तो ऐसे में हल्के में शुरुआती तौर पर जरूर लिया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से लगातार उनकी सक्रियता रही और इसीलिए अब माना जाता है कि बहुत ही मजबूत सीट, अगर उलटफेर कुछ होता है तो वो सबसे बड़ा उलटफेर हो सकता है इस सीट पर। लेकिन कड़ी टक्कर देते हुए जरूर बीजेपी की कैंडिडेट नजर आ रहे हैं यहाँ पर माधवी लता। लेकिन अच्छा, यहाँ पर वाइल्ड कार्ड 2 हैं, एक तो नवनीत राणा, दूसरा अकबरुद्दीन ओवैसी, इनके भाई हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ हैं, और ये कहते हैं कि छोटे को छोड़ दिया तो फिर देखिए क्या होगा। और नवनीत राणा कहती हैं कि 15 सेकंड दीजिए फिर देखते हैं छोटा क्या करेगा। इसलिए क्योंकि छोटे ने 15 मिनट कहा था, 15 मिनट कहा था कि हमें 15 मिनट दीजिए, हम क्या करेंगे। तब उन्होंने, माधवी लता ने इस पर कहा भी था एक इंटरव्यू में कि वो 15 मिनट बर्बाद करने के लिए चाहते हैं और हम 15 सेकंड बनाने के लिए चाहते हैं। और ये आप तय कर दीजिए कि आप बनाना चाहते हैं,
राज्य को, देश को, या फिर बिगाड़ना चाहते हैं? किन अच्छा, हाथों में कमाल की सौंपना बात है, ये भी है आपको श्वेता, तय करना 24 है। घंटे पहले माधवी लता का एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें वो एक मुस्लिम महिला के कान में कह रही हैं कि ये सब चलता रहता है, हमने 500 करोड़ रखे हुए हैं आपके उत्थान के लिए। अब वो 500 करोड़ किसने रखे, कैसे रखे, ये पता नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर कहा गया कि भाई हम ऊपर ऊपर जो कर रहे हैं वो अलग है, इंटरनली हम सबका साथ, सबका विश्वास चाहते हैं। लेकिन एक सवाल भी उठता है कि क्या वाकई में सिर्फ कास्ट फैक्टर ही यहाँ पर है जो काम कर रहा है, और क्या वाकई में 1984 के बाद ये जो गढ़ बना हुआ है किसी का, तो क्या इतना विकास हुआ है कि लगातार लोग संतुष्ट हैं कि नहीं हमें तो यही चाहिए? देखिए, उनके पास ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि अगर असदुद्दीन ओवैसी सांसद नहीं होंगे तो मुस्लिम सांसद कितने होंगे सवाल है। भाई बीजेपी देती नहीं, कांग्रेस वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, सपा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, हालांकि सपा भागीदारी देती है, लेकिन फिर भी 545 में से आप उंगलियों पर गिन लेंगे कि कितने मुस्लिम सांसद जीतकर पहुंचे हैं, और यहां तो 62% के आसपास है। किशन रेड्डी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। आज बहुत खुशी की बात है, मैं जब 6:50 पे मैं पहुंचा हूं, वोटर्स भी मेरे साथ बहुत लोग स्वयं आए हैं। एक थोड़ा ईवीएम का प्रॉब्लम था, वो टेक्निकल होगा, ह्यूमन एरर होगा, मगर ये प्रजातंत्र का देश है, ऐसे सब कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। मगर आज मैं वोट डाला हूँ हमारे परिवार के साथ, और हमारे आजू बाजू हमारे फ्रेंड्स नियर सभी लोग मेरे साथ आए हैं, सभी लोग वोट डाले हैं। मैं सभी लोगों से यही अनुरोध करता हूँ, आज पोलिंग डे है, भारत सरकार हो, इलेक्शन कमीशन हो, पोलिंग डे के दिन हॉलीडे देते हैं, मगर कुछ लोग ये पोलिंग डे को सिर्फ हॉलीडे मानते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। पोलिंग डालने के बाद हॉलीडे बनाइए। आज जो वातावरण भी अच्छा है। वोट कास्ट करने के बाद क्या कुछ कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्हें सुनते हैं। ये भी बेहद तो असदुद्दीन ओवैसी, यहां से हम मानकर चल रहे हैं कि वो सिर्फ वोट की अपील करेंगे, क्योंकि आज जितनों को सुनेंगे वो वोट की अपील ही करेंगे, बयान इस तरीके के नहीं देंगे जो आज चुनाव को प्रभावित करें। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेगा स्टार चिरंजीवी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित भी हुए। बेहद अहम चेहरा, न सिर्फ दक्षिण भारत का बल्कि पूरे देश का। परिवार समेत पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए। बिल्कुल तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि चौथे चरण के मतदान के दिन हर कोई अपनी भागीदारी निभा रहा है। मतदान के लिए पहुंच रहे हैं मेगा स्टार चिरंजीवी, जिनकी लाखों करोड़ों फैंस इस समय उन्हें जब देख रहे होंगे लोकतंत्र के इस उत्सव में भागीदारी निभाते हुए, तो इंस्पायर भी ज़रूर होंगे, क्योंकि समय यहाँ पर अपनी सरकार, अपने प्रतिनिधि के चुनाव का है, और ऐसे में परिवार के साथ पहुंचकर कतारबद्ध होकर चिरंजीवी का ये अंदाज भी लोगों को लुभा रहा है। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, माधवी लता की तस्वीरें, जो कि चेहरे पर मुस्कान लिए हुए, हाथों पर वोट की स्याही दिखाती हुई नजर आ रही है, और ये बता रही है मानो क्योंकि सक्रियता और जो बॉडी लैंग्वेज उनकी नजर आई इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान, लगा नहीं किसी भी सूरत में कि पहली बार वो चुनाव लड़ रही है, बल्कि जो ऊर्जा थी वो यही बता रही थी कि पूरे होमवर्क के साथ उस चुनावी मैदान में उन दिग्गज के सामने है जो लगातार उस पार्टी का हैदराबाद लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते आए हैं, न जाने कितने सालों से, और लगातार एक तरीके का गढ़ भी बना हुआ है। हमारे साथ लगातार इस सियासी चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी और एसोसिएट एडिटर भी जुड़े हुए हैं। आपको रूबरू करवाया था ब्रेक पर जाने से पहले, और ब्रेक पर जाने से पहले नरेश जी जिक्र कर रहे थे, लेकिन श्वेता ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ब्रेक के दौरान बात जब हम कर रहे थे तो कई राज्यों का जिक्र हुआ जिनकी सीधी सीधी जो चाबी है वो सत्ता तक पहुंचती है, यानी कि प्रभाव सीधे तौर पर पड़ता है। पंकज जी, आंध्र प्रदेश की राजनीति भी कुछ ऐसी है जिसका सीधा प्रभाव देश की राजनीति पर पड़ता है, और आज के चरण के लिए कितना खास है आंध्र प्रदेश का चुनाव, यहाँ की सीटें कितनी मजबूती के साथ में आगे आने वाले दिनों में प्रतिनिधित्व को सेट करती है, इस पर आपका क्या टेक होगा?
देखिए, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं लोकसभा की, और अब तक जो चुनाव हुए, जो 10 साल से बीजेपी केंद्र शासन में बैठी हुई है, वहाँ पर एक फ्रेंडली मैच खेलती रही बीजेपी पिछली 2 चुनावों से। तो जो जगन है उनसे काफ़ी अच्छे संबंध मोदी जी के माने जाते थे, और कई मुद्दों पर उन्होंने मोदी जो गवर्नमेंट है उसका उन्होंने समर्थन भी किया। लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा बहुत डिफरेंट है, और इस बार बीजेपी पूरी गंभीरता के साथ दक्षिण में चुनाव लड़ रही है। तो आंध्र प्रदेश में भी उसने वहां गठबंधन किया है, एक चंद्रबाबू नायडू, दूसरे पवन कल्याण की जो जनसेना है, इन दोनों के साथ गठबंधन किया, और उस शेयरिंग में बीजेपी को 6 सीट पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है। हालांकि बीजेपी 10 पे क्लेम कर रही थी पहले, लेकिन वो 6 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और वहीं चंद्रबाबू नायडू के प्रति भी लोगों में एक अजीब सी सहानुभूति देखने को वहां मिल रही है, क्योंकि वो जो चुनाव हार रहे हैं लगातार, तो उनका ये कहना है कि मेरा अंतिम चुनाव है, जनता के बीच में जो उनकी अपील है, ये मेरा अंतिम चुनाव है, और अगर इस बार मैं हारा तो मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी और मैं जाते जाते चुनाव जीतते हुए जाना चाहता हूँ। एक अलग तरह का माहौल वहां बना है। दूसरी बात, ये जो 3 पार्टियों का गठबंधन है, जो 3 पार्टियों का गठबंधन है, पवन कल्याण की पार्टी, भाजपा और चंद्रबाबू नायडू की, इसका जो वोट शेयर है, अगर उस वोट शेयर को देखा जाए तो करीबन 40% से ज्यादा ये वोट शेयर हो जाता है जो पिछले चुनाव में इन लोगों को मिला है। तो कुल मिला के आंध्र प्रदेश में देखें तो बीजेपी के लिहाज से 6 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं, और बीजेपी को उम्मीद है 6 में से 4 सीट जीतने की। और दक्षिण में राजग जो गठबंधन है उसके लिहाज से भी आंध्र प्रदेश एक महत्वपूर्ण स्टेट है। और उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य है दक्षिण का, जहां 17 की 17 सीटों पर चुनाव है, वो है तेलंगाना। ये जो तेलंगाना है, ये भाजपा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा अपने दमखम पर इन 17 की 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये दक्षिण का वो राज्य है, अकेला ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अपने दम पर पूरी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कर्नाटका में बीजेपी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जरूर किया है पिछले चुनाव में, लेकिन उसमें भी उसने गठबंधन किया था। लेकिन ये तेलंगाना की जो 17 सीटें हैं उस पर बीजेपी सीधे रूप से चुनाव लड़ रही है, और बीजेपी के नेताओं का यह दावा है कि अब की बार हमको यहां से 17 में से 10 से ज्यादा सीटें मिलेगी। यानी जो बीजेपी 400 का दावा करती है और जिसका रास्ता दक्षिण से खुल रहा है, उस लिहाज से तेलंगाना बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, 17 सीटों का राज्य है, और यहां पर बीजेपी गेन करने की स्थिति में दिखाई दे रही है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। आंध्र प्रदेश बेहद अहम है। अब हम देखते हैं कि विधानसभा चुनाव भी यहाँ पर है, लोकसभा, दोनों साथ साथ हो रहे हैं। ऐसे में किसका असर किस पर नजर आएगा? क्योंकि विधानसभा के अलग कैलकुलेशन, अलग मुद्दे होते हैं, अलग जीत के समीकरण बनते हैं, और लोकसभा के लिहाज से अलग होता है। लेकिन जब एक साथ ही चुनाव हो रहे हैं तो क्या लगता है आपको कि कुछ असर होगा, या वाकई में वोटर्स भी क्लियर है कि नहीं, ये विधानसभा के लिए तो हमें ये कैंडिडेट चाहिए, ये पार्टी, और लोकसभा के लिए ये? देखिए, यहाँ पे जो गठबंधन आया ना, उसमें बहुत क्लियरिटी है। क्लियरिटी इसलिए है कि बीजेपी का फोकस वहां के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल नहीं है। बीजेपी ने पूरी तरीके से जो तेलुगु देशम है उसको आगे रख के विधानसभा चुनाव में सारी रणनीति तैयार करी है। किस सीट पे, हर सीट का कैलकुलेशन है कि किस सीट पर किस तरह का कैंडिडेट उतारा जाए तो तेलुगु देशम पार्टी को उसका लाभ हो। बीजेपी लड़ रही है चुनाव वहां पे, लेकिन बेहद कम सीटों पे लड़ रही है, नाम मात्र के लिए विधानसभा का वो चुनाव लड़ रही है। बीजेपी का फोकस पूरी तरीके से लोकसभा पे है, और क्योंकि उसका गठबंधन है तो बीजेपी का है कि अगर तेलुगु देशम का स्कोर बढ़ता है तो वो 400 का जो उनका लक्ष्य है उसमें राजग का, उसके अंदर वो काउंट होता है। तो वहाँ बड़ा क्लियरिटी है, जो गठबंधन उसमें बहुत ज्यादा क्लियरिटी है कि हम विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं पाले बैठे हैं। आप विधानसभा चुनाव देखिए, और लोकसभा में हम उम्मीद पाले बैठे हैं, तो आप हमारी लोकसभा की उस उम्मीद को पूरा कीजिए। तो गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, और क्योंकि सामने भी पार्टी काफी मजबूत है, पिछले लंबे समय से सत्ता में भी है, और एक जनाधार है वो भी है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अपनी अपनी बातें यहाँ पर तय कर दी गई, उस लिहाज से ही फोकस किया गया है कि भाई विधानसभा को आप संभालो, लेकिन लोकसभा में तो हमें इतनी सीट चाहिए, और जीत के लिए हम इसलिए साथ भी है। बहरहाल ये चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि पंकज जी और नरेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जयती, चर्चा और सीटों को भी लेकर करेंगे, लेकिन फिलहाल ब्रेक पर जाने से पहले लगातार चर्चा इस बात पर हो रही है, क्योंकि आज चौथे चरण का चुनाव है, और जिस तरह से चौथे चरण के चुनाव की 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो गई है, चुनावी दाव सभी ने चल दिया है। आज मतदान का दिन है, देखना महत्वपूर्ण हैगा कि क्या जनता का इस बार रुख रहता है। लेकिन अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कई खास चेहरे, और फिलहाल चिरंजीवी को सुनिए आप। సరైన అభివృద్ధి జరుగుతుంది. That's the reason people like us, we are requesting and appealing, please do come and make use of your vote power. సరే, ఏపీ గురించి, పవన్ కళ్యాణ్ గురించి నేను ఇంకేం మాట్లాడను. That's it. Chances are bright.
पंकज, इससे पहले ये बात हो रही थी कि पवन कल्याण की पार्टी है, बाकी और भी स्टार्स हैं जिन्होंने पार्टी बनाई, राजनीति में सक्रिय भी हुए। चिरंजीवी की बात करें, अभी पद्म पुरस्कार से सम्मानित भी हुए हैं, लगातार इनकी भी मौजूदगी नजर आती है। ऐसे में इस बार के समीकरण क्या नजर आते हैं और इनके लिए क्या वाकई में पॉलिटिक्स में उतना कह सकते कामयाब ये नहीं हो पाए या फिर आम जन का साथ उतना नहीं मिल पाता? देखिए, इस बार के चुनाव में दो जो वहाँ के साउथ के अभिनेता हैं, उनकी दो पार्टियां थी जिन्होंने बीजेपी में, एक ने गठबंधन किया और एक तमिलनाडु में शरद कुमार कई पार्टी थी, वो बीजेपी में मर्ज हो गई। तो अगर दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर जो फिल्मों का और फिल्म अभिनेताओं का जो यहाँ पे वो जो देखा जाता है, जो आप मान लीजिए एक तरीके से जुनून देखा जाता है यहाँ पे। ठीक है पंकज जी, एक बार तस्वीरें दिखा लेते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में अपना वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उज्जैन से तस्वीरें, क्योंकि वोट कास्टिंग आज करने के लिए सीएम भी पहुंच रहे हैं और संभवतः अपने परिवार के साथ में उनकी जो तस्वीर है वो ये सामने आई है। महारथी इस बार चौथे चरण में भी चुनावों में है, दिग्गजों की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, लेकिन मोहन यादव जिन्होंने इस बार मुख्यमंत्री का चुनाव जीता, मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री के तौर पर, अब वो लगातार जनता के बीच में चुनावी प्रचार के दौरान भी पहुंचते रहे। लेकिन उज्जैन से फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही है। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश की 8 सीटें, नरेश जी, 8 अहम सीटें और तस्वीरों में नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वोट कास्ट करते हुए। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के जो चुनाव है वो भी अलग अलग चरणों में हो रहे हैं और आज चूँकि 8 सीटों पे चुनाव है और उनमें भी उज्जैन भी शामिल है। और कहा यह जाता है अभी तक की जो कह सकते हैं इनपुट्स है उसमें भाजपा ये चाहती है कि पिछला जो प्रदर्शन है उसको तो दोहराए और साथ में एक जो छिंदवाड़ा है उसमें उलटफेर भी करे। देखना होगा उलटफेर होता है या नहीं होता, लेकिन चूँकि नए मुख्यमंत्री नया चेहरा है, जैसे राजस्थान में नया चेहरा था तो वैसे ही मध्य प्रदेश में भी नया चेहरा है। तो नया चेहरा जो है वो भाजपा को क्या फिर से जो 2019 का जो परिणाम था उस परिणाम को फिर से रिपीट करा पाता है, तो ये उनके सामने भी चुनौती है और आला कमान के सामने खुद को भी यादव को साबित करने का एक कह सकते हैं कि चुनौती रहेगी। तो उस चुनौती को किस तरह से पार पाते हैं। हालांकि प्रचार खूब किया है, पूरे प्रदेश में गए हैं और कोशिश की है कि भाजपा का जो पिछला प्रदर्शन है उसको कम से कम दोहराया जाए। तो इसी मकसद से चूँकि भाजपा के गढ़ के रूप में कहे जाते हैं 2019 के चुनाव की बात करें जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो इनमें भाजपा की कोशिश भी यही है। जो बात की थी अभी कुछ देर पहले पंकज ने कि 400 का जो नारा है उस नारे के दम के पीछे यही है कि जहां पिछला प्रदर्शन था, जहां मैक्सिमम सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी उनको तो रिपीट किया जाए और दक्षिण में गेन किया जाए। तो दक्षिण में गेन करने की कोशिश है। और जो बात अभी कुछ देर पहले मध्य प्रदेश से हम चल के बात कर रहे थे, आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की, और दोनों ही जो प्रदेश है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपने ये भी कहा था कि विधानसभा चुनाव भी साथ हो रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव आंध्र प्रदेश में तो है ही, उड़ीसा में भी साथ में हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो वहाँ का परिणाम भी काफ़ी कुछ जो है केंद्र की सरकार का भविष्य क्या होगा उस पर निर्भर करेगा। जहाँ तक आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की बात की, ये बात सही है, पंकज ने कहा कि आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा नहीं है, कुछ सीटें हैं जिनको जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि कर्नाटक के बाद 2 राज्य हैं साउथ में भारतीय जनता पार्टी जिनको मजबूत मानती है, कर्नाटक और तेलंगाना। तेलंगाना में पिछली बार हालांकि 4 सीटें जीती थी और जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा करीब 19-20% वोट जो है वो भाजपा को लोकसभा चुनाव में मिले थे। लेकिन इस बार उस प्रदर्शन को देखते हुए और अब वहाँ जो मुद्दे लाए गए हैं, जिस तरह से मुद्दे चुनाव में हमने देखे थे, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी कोशिश है कि तमाम जो 17 सीट है उन पे बेहतर प्रदर्शन किया जाए, इसलिए उन्होंने 17 के 17 जगह अपने उम्मीदवार खड़ा किया है। आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना है दोनों के राजनीतिक समीकरण देखिए अलग अलग है। आंध्र प्रदेश है, वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी है वो अलायंस कर रही है, ठीक है, टीडीपी के साथ है, पवन कल्याण की पार्टी के साथ है। तेलंगाना में अपने दम पे चुनाव लड़ रही है और ख़ास कोशिश ये रही कि वहाँ पे कांग्रेस को भी हराए और बीआरएस को भी हराए। और जो 17 कैंडिडेट जो भाजपा ने खड़े किए हैं उनमें से 8-9 कैंडिडेट ऐसे हैं
जो बीआरएस से आए थे। यानी कि वहाँ किस तरह से यही कॉन्फिडेंस दे रहा है क्या बीजेपी को कि वो अकेले कैंडिडेट खड़ा कर रही है? बिल्कुल, देखिए साथ की जरूरत नहीं। देखिए अगर पिछले चुनाव परिणामों की भी हम बात करें उस और जो वोट शेयर हुआ था, वो वोट शेयर की बात करें तो उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है कि वहाँ अपने दम पे चुनाव लड़े, क्योंकि अगर वहाँ पे 4 से आंकड़ा बढ़ता है, जैसे अभी तक जो भाजपा की कोशिश है कि कम से कम 10 सीट तो वहाँ 17 से जीती जाए, तो अगर 4 से आंकड़ा बढ़ता है और 10 तक पहुँचते हैं तो 6 सीटों का सीधा सीधा गेन होता है। तो ऐसे में कोशिश है कि 10 सीटें कम से कम जीते और 30 से 35% के बीच में उनका वोट शेयर है। क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में ठीक था, मतलब भाजपा का वोट शेयर इतना कम भी नहीं था, हालांकि ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव जो पिछले साल हुए थे उनमें और लोकसभा चुनाव में काफ़ी अंतर होता है। एजेंडे बदल जाते हैं, मुद्दा बदल जाता है। अभी भाजपा वहाँ सीधे सीधे 2 मुद्दे, राम मंदिर का मुद्दा पूरा जो तेलंगाना उसको भगवा रंग में रंगा हुआ है। आपने हैदराबाद सीट की बात की, वहाँ पर भी जो माधवी लता है उसके लिए किस तरह से अमित शाह ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी ने वहाँ पे कार्यक्रम किए। पूरे तेलंगाना में जो है भाजपा ने कह सकते हैं पूरा दमदार तरीके से चुनाव प्रचार किया। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है, पंकज उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगे। तेलंगाना में वोटर्स जो है उसमें राजस्थान का एक बड़ा फैक्टर है। बड़ी संख्या में राजस्थानी है जो तेलंगाना में है, वो वोटर्स भी है, वहाँ की राजनीति को प्रभावित भी करते हैं। और इसी कारण से दोनों ही दल है, भाजपा और कांग्रेस, उन्होंने राजस्थान के नेताओं को वहाँ भेजा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी भूमिका बेहद अहम रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्योंकि वहाँ का जो कह सकते हैं व्यापारिक जो केंद्र है, वहाँ पे राजस्थानियों की एक अहमियत है। बिल्कुल नरेश जी, और कहीं ना कहीं यही फैक्टर रहा, क्योंकि लगातार हमने देखा तेलंगाना के दौरे करते हुए। इस पर भी टेक लेंगे आप। चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और करीब 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है वोट कास्ट करते हुए। लगातार तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, साक्षी महाराज ने वोट किया है। ये अहम तस्वीर, क्योंकि उत्तर प्रदेश जहां पर 13 सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है और साक्षी महाराज को आप देख सकते हैं वोट कास्ट कर रहे हैं। नरेश, यूपी की अहम सीट। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में आज 13 सीटों पे मतदान है और यहाँ भी अलग अलग चरणों में मतदान हो रहा है। और जैसे हम लगातार बात कर रहे थे कि यहाँ पे सपा की कोशिश ये है कि जो कांग्रेस की मदद से और जो MY फैक्टर है उसकी मदद से भारतीय जनता पार्टी को 400 पार ही होगा। कन्नौज से अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिम्पल यादव, रायबरेली से पप्पू, राहुल गांधी और वायनाड से और हैदराबाद से ओवैसी सभी चुनाव आ रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को खुली चुनौती दी है बहस के लिए। अब आपने पूरे 5 साल देखा होगा कि कांग्रेस कभी बहस के लिए तैयार नहीं हुई। कांग्रेस ने हाउस नहीं चलने दिया और जब कोई मुद्दे की बात होती थी हाउस छोड़ करके भाग जाते थे। तो खुली चुनौती देने वाले डरपोक हैं, सियार हैं, इनके अंदर हिम्मत नहीं है हमारे शेर के आगे खड़े हो सके। अगर हिम्मत है, अब ये मैं कैसे कहूं कि ये आकर के हमसे बहस करेंगे जब ये MP नहीं बनेंगे, दोबारा बन नहीं पाता। और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो अमेरिका सोच रहा है मेरा क्या होगा। अब मेरी दादागिरी नहीं चलेगी, लगता है हिंदुस्तान की दादागिरी चलेगी। तो अमेरिका तक जैसे शक्तिशाली लोग देश जब घबरा गए हैं तो मोदी का इस तरह आप समझ सकते हैं। सनातन पे सुन रहे थे, उन्नाव सीट से बीजेपी के कैंडिडेट हैं और कहना, देखिए आपने सुना भी कि कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे अपनी जीत को लेकर भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री को लेकर भी। लेकिन अहम सीट है उन्नाव, जहां सपा से अनु टंडन है, बसपा से अशोक पांडे हैं और साक्षी महाराज ने वोट कास्ट किया। बिल्कुल, क्योंकि श्वेता जीत को लेकर तो आश्वस्त थे, उत्साहित थे, लेकिन प्रधानमंत्री के 400 पार के नारे को लेकर भी वो उत्साहित नजर आए। दिनेश डांगी जी हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जुड़ चुके हैं, ज्यादा बात हम उनसे कर लेते हैं। दिनेश जी, जब लोकसभा चुनावों का समय नजदीक आ रहा था तब हम देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साह में थी, लगातार कोशिशें करी थी और तैयारी पहले से शुरू कर दी थी। लेकिन फिर INDIA के साथ में जब सभी विपक्षी दलों ने एकजुटता की तस्वीरें दिखाई, एक मंच पर आए, सीट शेयरिंग को लेकर फिर कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव भी हुआ। डरते डरते सही आ तो गए लड़ने। एक आखिरी सवाल है, अगर सत्ता में आते हैं अलायंस तो बीजेपी कह रही है कि राम मंदिर के बदले भी बाबरी मस्जिद दोबारा से बनाया जाएगा। देखो, इनके लोग जा जाकर मुस्लिम बाहुल्य बस्तियों में इसी तरीके से बात कर रहे हैं कि चूंकि मुसलमान
इनकी बसपा को वोट देने को तैयार नहीं है। तो बसपा को वोट क्यों नहीं दे रहा है, तो उसका कारण ही है अखिलेश यादव को जिताओ, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो यहाँ राम मंदिर में ताला लटकवा देंगे। तो इस तरीके की एक बात कही गई है। और दूसरा, जो धर्म के नाम पर आरक्षण देना जो कांग्रेस का है, तो वो भी एक गोपनीय एजेंडा समाजवादी पार्टी का भी कहीं रहा है। वो अब उन्होंने कहा था 80-82 ना जीत जाए भाई, उनके लिए क्या हो, तो कुछ भी बोल सकते हैं। अपने मतलब स्वयंभू नेता है। अब देखो, भारतीय जनता पार्टी का बड़ी विजय की ओर बढ़ रही है। तो सुब्रत रॉय पाठक को आप सुन रहे थे कन्नौज सीट से, और चर्चा का रुख करते हैं। दिनेश जी हमारे साथ है, सीनियर स्पेशल रिपोर्टर। दिनेश जी, बात हो रही है INDIE की, और खासतौर पर जब शुरुआती दौर में विपक्षी एकता की तस्वीरें दिखाने की कोशिश की गई थी, उसके बाद में सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं मतभेद भी हुए। लेकिन आज की बात अगर करें, इन खासतौर पर 96 सीटों की जो वोट ओरिएंटेड सीटें मानी जाती है, INDIE के प्रत्याशियों को यहाँ पर उतारना, क्या आपको लगता है कि विजिबिलिटी के आधार पर यहाँ पर इन्हें उतारा गया, या फिर जब राज्य बदले तो वहाँ के समीकरणों का भी प्रभाव INDIE इसे लेकर इससे साथ में चली? जी देखिए, पहले फेज के चुनाव से पहले ये लग रहा था कि पूरा ये चुनाव एक तरफा है, और ये समझ करते थे लोग वही TMC में है और प्रभावित करना। कल रात को कई जगह शहर में जाके बस्तियों में डराया गया लोगों की मत निकालिए वोट देने के लिए। TMC के गुंडों के अंदर उनका काउंसिलर के साथ उनके चमचे जाके कर रहे हैं। और आज सुबह से कई जगह एजेंट को, पोलिंग एजेंट को अंदर जाने के लिए मना कर, उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी है। कंप्लेन आया, हमारे कार्यकर्ता गए हैं, हम प्रशासन को भी सूचित किए हैं। मुझे लगता है कि सब ठीक ठाक हो जाएगा। मैं भी निकलूंगा, जहां जो जरूरत पड़ेगा मैं वहां पहुंचूंगा। 7-7:30 तक कुछ जगह में सेंट्रल फोर्स पहुंचे नहीं है। मुझे मालूम है कि हर बूथ में सेंट्रल फोर्स रहेगा, लेकिन नहीं पहुंचने के कारण वहां के बदमाश उनको डरा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर में ये सब सामान्य हो जाएगा, नहीं तो हम जाके व्यवस्था देखेंगे। दिनेश जी, तो इन राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस सिर्फ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, इन 3 राज्यों में कह सकते हैं गठबंधन के साथ लड़ रही है। बाकी जगह वो खुद चुनाव लड़ रही है। भले ही आंध्र प्रदेश में उसका कोई ज़्यादा वजूद नहीं है, उड़ीसा में कांग्रेस का कह सकते हैं कि कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन तेलंगाना वो राज्य है जहां पर कांग्रेस को अच्छी उम्मीदें हैं। यानी कर्नाटक, राजस्थान के बाद अगर किसी राज्य से कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है तो वो तेलंगाना है, क्योंकि वहाँ पर उनकी सरकार भी है। और जिस तरह BRS का वहाँ पर पतन हुआ, तमाम बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, वहाँ पर उनकी भी सरकार है। तो 13% मुस्लिम मतदाता है और उनका झुकाव अब कांग्रेस के प्रति यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन बीजेपी ने तेलंगाना में अच्छा काम किया है। कर्नाटक के बाद कह सकते हैं कि बीजेपी का तेलंगाना दक्षिण में एक मजबूत गढ़ यहाँ पर बनता जा रहा है। और वहाँ मुख्य मुकाबला आप देखिए भाजपा और कांग्रेस में है। और जब विधानसभा चुनाव हुआ तो मुख्य मुकाबला कांग्रेस और BRS के बीच में था, लेकिन अब वहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में यहाँ पर हो चुका है। बीजेपी की जाहिर सी बात है, एक्सपर्ट बता रहे हैं कि वहाँ पर 2-3 सीटें इस बार बढ़ सकती है। पिछली बार 4 सीटें आई थी, तो इस बार ये सीटें बीजेपी की बढ़कर 6 हो सकती है। तो वहीं कांग्रेस की सीटें बताया जा रहा है कि 3 से बढ़कर 9 या 10 यानी डबल डिजिट में यहाँ हो सकती है। हैदराबाद सीट जो डेमोग्राफी के हिसाब से ओवैसी वहाँ मजबूत है, वहाँ तो भाजपा और ओवैसी की पार्टी में मुकाबला है, कांग्रेस BRS वहाँ मुकाबले में नहीं है। सिकंदराबाद, महबूबाबाद और चौलना, ये 3 सीटें हैं जहाँ पर BRS कह सकते हैं कि मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती यहाँ पर दिख रही है। तो 1 या 2 सीट पर सिमट सकती है BRS, जिसकी पिछले लोकसभा चुनाव में 9 सीटें आई थी। KCR जो लोकसभा चुनाव से पहले कहाँ तो थर्ड फ्रंट के गठन की बातें कर रहे थे, भाजपा, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन से अलग, लेकिन जिस तरह उनकी बेटी कविता और दामाद को उन्होंने अपनी कह सकते हैं राजनीति सौंपी, परिवारवाद के चलते BRS की आज ये स्थिति हुई कि वो वहाँ पर 3रे नंबर पर दरक चुकी है। तो कर्नाटक के बाद साउथ के किसी स्टेट से अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो वो तेलंगाना यहाँ पर हो सकता है। लेकिन दिनेश जी, एक और अहम सवाल है, प्रवासी राजस्थानियों की भूमिका कैसे देखते हैं आप? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बहुत सारे हैं वोटर्स के तौर पर देखे, उस पर रिएक्शन, जवाब ले आपसे, रिएक्शन देख लेते हैं। जी बिल्कुल।
बिल्कुल, हैदराबाद और उसके लगती जो सिकंदराबाद सीट है, जाहिर सी बात है वहाँ पर काफ़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी लोग रहते हैं और राजस्थान के नहीं महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के भी लोग हैं वहाँ कारोबार के चलते यहाँ पर रहते हैं। और जो हैदराबाद सीट है वहाँ पर अच्छी खासी तादाद में प्रवासी राजस्थानी वोट है, वो कई सीटों पर 5-6 सीटों पर निर्णायक वोट है, काफ़ी अपना अहम रोल अदा करते हैं और उनका झुकाव जाहिर सी बात है बीजेपी के प्रति यहाँ पर ज़्यादा है। और जो शहरी मतदाता है वो बीजेपी के साथ अच्छे खासे दिख रहे हैं, जिसी के बदौलत कह सकते हैं कि वहाँ पर बीजेपी अच्छा खासा प्रदर्शन यहाँ पर करने जा रही है। जी किशन रेड्डी जो वहाँ की पार्टी के प्रमुख है, मंत्री भी है, उनके नेतृत्व में बीजेपी पार्टी ने वो अच्छा काम किया है। और आप देख सकते हो कि साउथ में एक दौर होता था कि बीजेपी का नाम नहीं लेते थे, लेकिन कर्नाटक के बाद तेलंगाना आज कह सकते हैं कि वहाँ मुख्य विपक्षी दल का रोल है वो तेलंगाना में निभाने जा रही है। आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी ने अच्छा काम किया है, वहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है। इस बार खाता खोलती आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी दिख रही है। जिस तरह उन्होंने अपने कुनबे को बढ़ाया, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू वहाँ पर मुख्य विपक्षी पार्टी है, पिछली बार उनके 3 सांसद जीत कर आए थे और एक वहाँ के फिल्म स्टार है उनकी पार्टी जनसेना। तो एनडीए अलायंस का वहाँ मुख्य मुकाबला रेड्डी के साथ है और जिस तरह शर्मिला रेड्डी को कांग्रेस पार्टी ने शामिल किया और तुरंत उनको प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ पर बना दिया और जो विरासत की जंग दोनों भाई बहन में जारी है, उस लड़ाई का फायदा यहाँ एनडीए अलायंस को मिलता दिख रहा है। 1 या 2 सीटें खाता खोलते हुए बीजेपी वहाँ पर हासिल कर सकती है, तो 9 से 10 सीटें टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की भी वहाँ पर आ सकती है। तो रेड्डी जो वाईएसआर रेड्डी है उनको कह सकते हैं कि काफ़ी इस बार नुकसान होता है यहाँ पर दिख रहा है। तो साउथ की जो सियासत साधने का अच्छा काम बीजेपी ने किया है, तो कहीं जो नुकसान हो रहा है तो वहाँ की भरपाई कह सकते हैं कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में यहाँ पर ठीक है। लेकिन ये अहम राज्य, लेकिन नरेश जी पश्चिम बंगाल ये भी बेहद अहम राज्य है, यहाँ से भी 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। लेकिन बहरामपुर सीट की अगर बात करें, कहते तो है कि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, 60% यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स है, लेकिन इसके बावजूद आज तक का रिकॉर्ड है कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से जीत कर नहीं आया, जबकि टीएमसी ने इस बार यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है। कैसी टक्कर आपको इस सीट को लेकर नजर आती है? देखिए, जहाँ तक बहरामपुर सीट की आपने बात की है, अधीर रंजन की ये सीट मानी जाती है और लंबे वक्त से वो यहाँ पे जीत रहे हैं। और आपने सही कहा, अगर हम हैदराबाद और बहरामपुर दोनों को अगर एक चीज़ देखें, दोनों मुस्लिम बाहुल्य सीट कहलाती है। हैदराबाद में 60% जो मुस्लिम वोटर्स है, तो वहाँ ओवैसी का परिवार जीतता है। बहरामपुर है, वहाँ भी 50% से अधिक यानी ज़्यादा मुस्लिम वोट है, लेकिन उसके बावजूद आज तक वहाँ कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीत पाया है। तो अधीर रंजन चौधरी वहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता है, लेकिन यहाँ जो टीएमसी ने दाव खेला है यूसुफ पठान पे। यूसुफ पठान क्रिकेटर है, गुजरात के हैं, गुजरात से लाके वहाँ पे उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया है। तो त्रिकोणीय मुकाबला समझिए इसको आप। दूसरी भारतीय जनता पार्टी है, वो भी है। यूसुफ पठान को लाने का मकसद ये है कि एक तो जैसे हमने कहा कि मुस्लिम वोटर्स है वो ज़्यादा है, और दूसरा आपको याद होगा कि आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम है, उसमें यूसुफ पठान शामिल थे। और जब केकेआर की वहाँ लोकप्रियता काफ़ी है, खासकर पश्चिम बंगाल में क्रिकेट के दीवाने हैं। सौरव गांगुली वहाँ से आते हैं, जो पहले कप्तान रहे थे। यूसुफ पठान ऑलराउंडर वहाँ से खेले हैं, तो उनकी जो लोकप्रियता क्रिकेटर के रूप में, और चूँकि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी के रूप में उनका एक बंगाल से लगाव, कोलकाता से लगाव, इस कारण से टीएमसी ने उनका चयन किया है। तो लेकिन ये क्या बेनिफिट इसमें टीएमसी को होगा? क्योंकि 2 रीज़न है। एक तो क्योंकि वो हिंदी भाषी है, उन्हें बांग्ला नहीं आती, और पश्चिम बंगाल में जब हम बात करते हैं तो उसमें बांग्ला भाषा का बहुत महत्व, स्थानीय के तौर पर बात करें, उन्होंने अपने सभी जो सभाएं भी की सबको हिंदी में संबोधित किया। तो क्या इसका कोई फर्क, तो ऐसा असर तो नहीं पड़ेगा? दूसरा एक और, जब अधीर रंजन का ही बयान हमने सुना था कि वो अपने लिए वोट मांग रहे थे, क्योंकि लगातार 5 बार से जीत रहे हैं, 6ठी बार जीत के लिए, लेकिन उन्होंने ये बात कह दी कि अगर मुझे वोट नहीं देना तो मत दो, लेकिन फिर टीएमसी को नहीं, इससे अच्छा बीजेपी को वोट दे दो। इस बयान के भी बहुत मायने निकाले जा रहे थे। देखिए, बिल्कुल इस बयान के बड़े मायने हैं, और इसका फ़ायदा जो है वो यूसुफ पठान है वो भी उठाना चाहते हैं, और जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो भी उठाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ घेरने की कोशिश की गई है, अधीर रंजन चौधरी को घेरने की कोशिश की गई है, क्योंकि लगातार, चूँकि 1999 से अब तक वो लगातार इस सीट पे जीतते आए हैं, और यहाँ से वो दिल्ली में कांग्रेस की राजनीति करते हैं। और आप देखिए कि तृणमूल कांग्रेस क्या है, कांग्रेस ही थी,
कांग्रेस से टूट के नई पार्टी बनी। तो और यहाँ कोशिश की गई थी, जो इंडी गठबंधन की हम लगातार बात कर रहे हैं, कि टीएमसी को भी उसमें शामिल किया जाए, लेकिन ममता बनर्जी इस पर राजी नहीं हुई, अपने दम पे चुनाव लड़ रही है। तो ममता बनर्जी का अपने दम पे चुनाव लड़ने का सीधा सा अर्थ ये है कि वहाँ पे कांग्रेस को ज़्यादा कुछ वहाँ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इसी उम्मीद से थी कि अगर टीएमसी से गठबंधन होता है इंडी गठबंधन के रूप में, वापस से दोनों जो पार्टियां हैं वो अगर एक साथ रहे तो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये रणनीति कारगर साबित नहीं हुई, वहाँ गठबंधन नहीं हो पाया। तो ऐसे में जो तीनों ही जो दल है वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो कोशिश, ये लोकसभा का वोट है, ये दिल्ली का वोट है, ये प्रधानमंत्री चुनने का वोट है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से 10 बरस काम किए हैं 140 करोड़ भारतवासी के लिए, इसमें कोई दो बात नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा कि कौन सा पार्टी और कौन सा प्रधानमंत्री को हम लोग चुन लेंगे। और यहाँ पर सारे जो हमारे 42 सीट पश्चिम बंगाल के सारे के फेस है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। सो आसनसोल में भी क्लीन स्वीप होगा, हमारे आलूवालिया जी जीतेंगे। संदेश खाली को लेकर टीएमसी की तरफ से ईसीआई में कंप्लेंट रजिस्टर किया जा रहा है। रेखा शर्मा और अदर बीजेपी लीडर्स, इसमें पियाली दास का नाम भी शामिल है। क्या कहना है आपका, क्या रिमार्क्स है इसके? देखिए, लगातार प्रतिक्रिया आ रही है और चुनावी इस दौर में हर कोई अपनी भागीदारी निभा रहा है, चर्चा लगातार जारी है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 96 सीटों पर आज वोटिंग, 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान, और स्टूडियो से भी इस चौथे चरण की इन सीटों पर चर्चा लगातार हम करें। तस्वीरों के बीच फारूक अब्दुल्ला को आप देख रहे हैं, जो कि श्रीनगर की तस्वीरें, जहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और अभी सिक्योरिटी के बीच से होकर निकल रहे हैं। बड़ा नाम कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की राजनीति में फारूक अब्दुल्ला। हालांकि अभी वोट उन्होंने कास्ट कर दिया है या फिर कास्ट करने के लिए जा रहे हैं, ये कुछ समय बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी श्रीनगर से तस्वीरें सभी के सामने, फारूक अब्दुल्ला परिवार के साथ वोट के लिए पहुंचे और चर्चा भी लगातार हम कर रहे हैं, श्रीनगर से तस्वीरें। लेकिन ठीक है, पंकज जी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, दिनेश जी हैं, नरेश जी हैं। पंकज जी, ओवरऑल इन 96 सीटों पर हम जब एनालिसिस करते हैं तो आप ये बताइए, क्योंकि ये 96 की 96 सीटें वोट ओरिएंटेड सीटें हैं, लेकिन श्रीनगर की तस्वीर देख करके क्या कहेंगे? क्योंकि श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला अपने आप में एक बड़ा नाम, लेकिन श्रीनगर में भी आज उस सीट पर वोटिंग जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और सियासी चर्चाओं में रही है। देखिए रेवती, जो चौथे चरण का चुनाव है, 96 सीट्स पे यहाँ चुनाव हो रहा है। सबसे जो अहम बात है इन सीटों की, इसमें फ्लोटिंग सीट्स ज़्यादा हैं। मतलब इनमें वो सीटें बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पे किसी भी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा है जी। खाली 20 सीटें ऐसी निकल के आ रही हैं 96 सीट्स में से, जिसमें किसी ना किसी पार्टी का कब्जा रहा है। बाकी जो सीटें फ्लोटिंग है, किसी साल कौन जीत रहा है, किसी चुनाव में कौन जीत रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, इसलिए पार्टियों ने इस चौथे चरण में दमखम लगाया हुआ है, क्योंकि सीटें फ्लोटिंग ज़्यादा हैं। दूसरी बात, आप जो फारूक अब्दुल्ला की कर रहे हैं श्रीनगर सीट की, ये वो सीट थी जहां पिछले चुनाव में इन्होंने जो जीत दर्ज करी थी, वो प्रचंड बहुमत के साथ इन्होंने वहां जीत दर्ज कराई थी। करीबन 35% वोट प्रतिशत इनको, इतने मार्जिन से इन्होंने वो सीट जीती थी। लेकिन अब थोड़ा सा मिजाज श्रीनगर सीट का थोड़ा बदला है। धारा 370 के बाहर होने के बाद पहली बार यहाँ लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, पहली बार वोट डाले जा रहे हैं। जैसा कि केंद्र सरकार दावा करती है, जैसा बीजेपी दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने का वहाँ की जनता भी स्वागत कर रही है। वो कितना स्वागत है वो इस चुनाव में स्पष्ट तौर से दिख जाएगा। कुल मिला के सीट बेहद महत्वपूर्ण है। श्रीनगर की सीट बीजेपी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, और जो घटक दल है जो बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं उनके लिए भी ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज देने के लिए भी ये सीट महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने 370 बेस ये है कि लोग वोट करें, अपना प्रतिनिधि चुने, वो प्रतिनिधि उस लोगों का प्रतिनिधि के नाते अलग अलग फोरम में, कॉर्पोरेशन में, विधानसभा में, लोकसभा में काम करें। तो यदि हम वोट ही नहीं करेंगे तो अच्छे लोग चुनकर नहीं आएंगे। सबसे ज्यादा भीड़ दिख रही पूरे पुणे में, ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा लोग सुबह सुबह यही मतदान करने के लिए आए हुए थे, कि उत्साह नहीं। लेकिन मैं सुबह से, मैं 5 बजे से उठा हूँ और फॉलोअप ले रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ। पुणे शहर के हर केंद्र पर, देखिए ये जो जम्मू कश्मीर
कश्मीर की हम बात कर रहे थे, अगर वोटिंग परसेंटेज क्या जाता है यहाँ पे, वोट कैसे गिरता है, एक मैसेज तो वो होगा। दूसरा, अगर पूरी तरीके से शांतिपूर्ण मतदान होता है तो ये मान के चलिए कि जो दखलंदाजी थी सीमा पार की वो भी खत्म हो गई है, और वहां की जनता भी जो चुनाव हो रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, उसका स्वागत किया जा रहा है। तो खाली इसी बात पर निर्भरता नहीं है कि बीजेपी ने वहां कैंडिडेट खड़ा किया है कि नहीं किया है, और सारे फैक्टर है वो देखे जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर नजर अंतर्राष्ट्रीय जो है उसकी भी रहती है, बाहर के देशों की भी रहती है। तो उस लिहाज से चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, खासतौर से श्रीनगर का। ठीक है, एक रिएक्शन इस पर दिनेश जी। देखिए श्वेता जी, धारा 370 को लेकर पूरे जोर शोर से अमित शाह है, प्रधानमंत्री जी है, वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन 5 लोकसभा सीटें वहां पर आती है, 3 जगह वहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, हालांकि वहां अल्पसंख्यक मतदाता बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमें उम्मीद थी कि पार्लियामेंट के साथ जो है हमारे असेंबली के भी इंतखाबात होंगे, लेकिन चलिए आज नहीं तो जुलाई अगस्त में आज श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त के वोटर जो हैं अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। हम वोट डालने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस में हिस्सा लें, क्योंकि आखिरकार अगर आप अपने नुमाइंदे को चुनने में हिस्सा नहीं लेते हो तो फिर आप अपने नुमाइंदे से उम्मीद भी क्या कर सकते हो। मैं किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगूंगा, अभी सिर्फ ये उम्मीद करूंगा कि श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, पुलवामा और शुपियां असेंबली हलके के जो वोटर हैं वो बाहर आएँ और आज़ादी से और मतलब खुले तरीके से अपने इस वोट के हक का इस्तेमाल करें। एक खास बात है कि आज से हर किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक स्टेटमेंट आ रहा है कि वर्कर्स, पोलिंग एजेंट्स को काफ़ी हैरेस किया जा रहा है। अब हमने तो नाम भी दिए, बाकियों ने तो हवा में बात की, सिर्फ ये कहा कि हमारे वर्करों को तंग किया जा रहा है। हमने तो नाम दिए, हमने कहा कि ये 8 नाम है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कल को आप कहें कि हम बकवास कर रहे हैं। हमने थाने के नाम दिए, उन लोगों के नाम दिए जिनको बुला के जो है पकड़ा गया। ये बदकिस्मती से एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से इस पोल प्रोसेस को थोड़ा विशिएट करने की एक कोशिश है, जो कि हम मतलब इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और उम्मीद करते हैं कि इसको दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। उन्होंने क्लेम किया कि उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, प्रतिक्रिया उन्होंने दी। उन्होंने वोट के लिए सभी से कहा कि शांति के साथ वोट के लिए निकले, और अपील भी जनता से की कि वोट करना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही अपनी जो उपलब्धियां हैं वो भी गिनाते हुए नजर आए। और अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भी तस्वीरें वोट कास्टिंग की तस्वीरें हैं, चौथे चरण के मतदान की तस्वीरें। पवन कल्याण जैती जैसे की तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। इससे पहले भी जिक्र भी हम कर रहे थे उनका। बिल्कुल जिक्र इसी चीज़ का हो रहा था, क्योंकि पंकज जी बात भी हो रही थी, आप कह रहे थे क्योंकि साउथ में जो सुपरस्टार्स का क्रेज नजर आता है वो भारत के किसी हिस्से में उस हद तक फैन फॉलोइंग नजर नहीं आती। यहाँ पर उस तरह से स्टार्स को पूजा जाता है जिस तरह भगवान हो, लेकिन कई बार कोशिशों के बावजूद अलग अलग दल बनाने की कोशिश की गई, संगठन बनाने की कोशिश की गई, विघटन भी हुए, लेकिन एक स्टैब्लिशमेंट बहुत समय से आया नहीं है साउथ की राजनीति में सुपरस्टार्स के लिहाज से। इसका क्या कारण देखते हैं? फैंस तो है लेकिन वोटर्स में तब्दील क्यों नहीं हो पाते? देखिए, साउथ में जो स्टार्स होते हैं इनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा चरम पे होती है, तो कई जगह तो आपने समाचारों में सुना होगा जो साउथ के कई स्टार्स उनके मंदिर भी बने हुए हैं जी। जैसे रजनीकांत है मसलन, कमल हसन भी एक बहुत लोकप्रिय चेहरा वहाँ रहा है, चिरंजीवी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों भी पार्टी बना के सफल नहीं हो पाए। लेकिन वहाँ की जनता, मुझे लगता है कि शायद जो मतदान के मामले में या अपनी सरकार चुनने के मामले में बेहद सजग है वहाँ का वोटर, तो लोकप्रियता और जो राजनीति है उसको दोनों अलग अलग चश्मे से देखता है। यही कारण है, हालांकि ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पे जो बड़ी फिल्मी हस्तियां हैं वो आई हों और उन्होंने पार्टी बनाई हो। सर तमिलनाडु में खास तौर से जो एनजीआर थे, जो उनकी पार्टी जो ये थी अन्ना द्रमुक जो थी, ये बहुत सफल रही। उसके बाद जयललिता भी फिल्म इंडस्ट्री से आई थी, ये भी सफल रही, मुख्यमंत्री भी रहे और कई बार प्रचंडता के साथ ये तमिलनाडु में पूरे में इन्होंने बहुमत लिया। लेकिन ओवरऑल असेसमेंट करें तो 80% मामले ऐसे आए हैं जहां पर जो फिल्म स्टार्स ने जोर शोर से पार्टी बनाई, या तो फिर उन्होंने बाद में बड़ी पार्टियों में उसको मर्ज कर लिया या उन्होंने उस पार्टी को बंद कर दिया। हालांकि इस चुनाव में भी अभी 2-3 स्टार्स की पार्टी है। एक अभी तमिलनाडु में हाल ही में मैंने आपको बताया शरद कुमार जो जिन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए, दूसरे जो पवन कुमार है, जो पवन कल्याण है, इनकी जो जनसेना है, ये पार्टी अभी अलायंस करके चुनाव लड़ रही है। और पर्टिकुलर ये कास्ट से आते हैं जिसका वोट बहुत आंध्र प्रदेश में काफी मात्रा में है, इसलिए ये अलायंस हुआ है।
मतलब ये नहीं हुआ कि उनकी लोकप्रियता को देखते हुए अलायंस किया गया, लेकिन कास्ट फैक्टर पे भी ये जो इनकी पार्टी है और ये जो पवन कल्याण है उस फैक्टर में परफेक्ट हो रहे हैं, इसलिए बीजेपी ने इनके साथ अलायंस करा है और इनको 3 सीटें दी गई है चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा की। अब देखिए परिणाम तो क्या होगा वो तो आगे बताएगा, लेकिन साउथ में ये चीजें बिल्कुल क्लियर है, जो फिल्मी लोकप्रियता है वो अलग है और जो जन नेता है उनकी लोकप्रियता अलग है, उसको दोनों वहाँ की जनता अलग अलग चश्मे से देखती है। और शायद यही कारण है कि ये जो पार्टियां जो फिल्म स्टार बनाते हैं उतनी सक्सेस नहीं हो पाती है जितनी की रहनी चाहिए, जितनी उनकी लोकप्रियता है। बिल्कुल। और इसी के साथ एक और अहम राज्य नरेश जी, महाराष्ट्र, जिस पर भी बात करना जरूरी है, जहाँ आज 11 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बीड अहम सीट, वीआईपी सीट। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की जहाँ तक बात करें तो हर चरण में वहाँ पे मतदान है। उसका कारण क्या है कि एक तो वहाँ क्षेत्र काफ़ी जो फैला हुआ है और वहाँ की जो राजनीतिक जो समीकरण देखे अलग तरह के हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि महाराष्ट्र एक ऐसा उदाहरण है, जब पिछली बार जब मतदान हुआ था तब भी, कि अभी पिछले 5 साल में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जहाँ उसने राज नहीं किया हो। कभी कोई सत्ता में आता है, फिर विपक्ष में आता है, फिर सत्ता में आता है, विपक्ष में आता है, कॉम्बिनेशन अलग अलग बनते रहते हैं। लेकिन वहाँ पे जो चुनाव है वो अलग तरह का चुनाव है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी सीटें बचाए रखना, एक तो होता है बढ़ोतरी करना, एक होता है सीटें बचाए रखना, ये सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि वहाँ अगर एनसीपी की बात करें तो वो एक इमोशनल गेम वहाँ पे खेला जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी को तोड़ा गया है। तो वहाँ एक तो इस बात पे भी चुनाव है कि असली एनसीपी कौन है, क्या शरद पवार या फिर उनके भतीजे अजित पवार। तो ये बड़ी चीज़ है। इसी तरह वहाँ शिवसेना, असली शिवसेना कौन है जी? क्या ठाकरे परिवार अभी जो है उसी को शिवसेना वहाँ की जनता मानती है या फिर अभी जो मुख्यमंत्री उनको मानती है? तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और भारतीय जनता पार्टी वहाँ अलायंस की स्थिति में रहती है, अपने दम पे जो है वो ये कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में चुनाव लड़े, ऐसा बड़ा मुश्किल है। तो इसी कारण से महाराष्ट्र का चुनाव जो है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो दक्षिण के राज्य, खासकर बात करें हम तेलंगाना है, कर्नाटक है, इनसे जुड़ा हुआ भी है। तो यहाँ उन क्षेत्रों में जो आपस में जो जुड़े हुए ज़िले हैं उन पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो महाराष्ट्र की आज की जो 11 सीटें हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें भी देखना होगा कि क्या जो खासकर एनसीपी की बात करें या अगर हम जो उद्धव ठाकरे की बात करें, वो अपना कितना प्रभुत्व वहाँ पे दिखा पाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी खासकर उनकी कोशिश ये रहेगी कि जो उनका नया अलायंस है, नए जो टुकड़े करके एक जो नया अलग गठबंधन रहा है उसको वहाँ पे जीत हासिल कराए। और अभी आपने बात की थी, चूँकि आंध्र प्रदेश की भी बात कर रहे थे आप, तेलंगाना की भी बात कर रहे थे, पश्चिम बंगाल, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ की जो अब जो सीटें चल रही है वो काफ़ी कह सकते हैं कि आने वाले जो 4 जून को यहाँ का जो परिणाम है वो देश की राजनीति की दिशा तय करेगा। जहाँ तक आंध्र प्रदेश की बात आपने की कि वहाँ 3 फैक्टर है, जगन फैक्टर है, एनडीए फैक्टर है और इसके